राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण खबरों को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक भारत के डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल को लेकर, तो दूसरी खबर जुड़ी हुई है सीधे रशिया के साथ। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं दोनों ही खबरों को लेकर। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार मिसाइल टेस्ट हो, रॉकेट टेस्ट हो, अलग अलग यूएवीज हो या फिर महत्वपूर्ण क्रायोजेनिक और स्क्रैमजेट इंजन्स वगैरह हो, इन सभी की टेस्टिंग वगैरह प्रॉपर की जा रही है और इसमें लगातार हमें सफलता भी मिलती जा रही है। रिसेंटली सबसे बड़ा टेस्ट अगर देखा जाए तो डीआरडीओ के द्वारा ही अग्नि मिसाइल के एक न्यू वेरिएंट का परीक्षण किया गया था, जो कि MIRV कैपेबल था और उसके वीडियोस और फोटोज वगैरह देखने के लिए हमें मिले, वो बहुत ही ज्यादा शानदार थे। भारत के सारे एनिमीज उसे देखने मात्र से ही भयभीत हो गए थे। लेकिन इसी बीच बताया ये जा रहा है कि भारत ने 22 मई को अग्नि 1 मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है, जो कि शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। हम सभी जानते हैं कि ये अग्नि सीरीज की शुरुआती मिसाइल है। जब पृथ्वी मिसाइलों को हमें और ज्यादा अपग्रेड करना था, हमें और ज्यादा लॉन्गर रेंज की मिसाइलों की आवश्यकता थी, तो शुरुआत में इस मिसाइल को तैयार किया गया था। इस मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। ये एक्चुअली हमारे स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स के द्वारा किया गया था। ये वही फोर्स है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स का संचालन वगैरह और सारा कुछ कंट्रोल वगैरह करती है। ये दरअसल इसकी रेडीनेस का एक टेस्ट था, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। अब इस मिसाइल का परीक्षण जो इस समय किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। देखिए, दुनिया भर के अंदर युद्ध चल रहे हैं। मैं आपको कई बार वीडियोस में अलग अलग बता चुका हूं कि भारत के ऊपर भी अभी खतरा टला नहीं है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर चाइना ही ले लीजिए, सभी तरह से भारत को जो थ्रेट्स थे वो ऑलरेडी बने हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से शुरू हो सकता है। तो भारत यहाँ पर अपनी युद्ध की तैयारियों को पूरा कर रहा है और हमारे एनिमीज को एक सिग्नल भी दे रहा है कि देखिए, बेवजह की परेशानी मोल मत लीजिए, हमारे पास सारे वो उपाय हैं जिससे हम आपको बहुत बुरा मार सकते हैं। अब अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये रशिया से निकलकर सामने आ रही है और ये बहुत ही ज्यादा सुखद है। देखिए, हम लोग अक्सर क्या बात करते हैं कि रशिया के साथ जब भी ट्रेड की बात आती है तो वो केवल डिफेंस तक सीमित था। चलिए, रशिया यूक्रेन वॉर हो जाने के बाद हमें एक और नई चीज में डेवलपमेंट देखने के लिए मिला, और वो ये था कि भारत के द्वारा तेल गैस भी रशिया से खरीदे जाने लगा। पहले भी खरीदा जाता था, लेकिन हमारी टोटल रिक्वायरमेंट का 1-2%, 1.5%, और ये भी हमारी कंपनियां लेकर कहीं तीसरे ही देश में बेच दिया करती थी। कहने का मतलब, रशिया के साथ व्यापार हमारा न के बराबर था। केवल और केवल रह देकर डिफेंस तक हम लोग सीमित थे। हालांकि जब तेल गैस रशिया से भारी मात्रा में भारत के द्वारा खरीदा गया, तो उसके बाद भारत की बहुत सारी करेंसी रशिया के पास भी पहुंची और रशिया ने भी बदले में भारत से कई तरह के गुड्स खरीदने शुरू किए। तो ये एक तरह की शुरुआत थी जब भारत और रशिया के बीच में डिफेंस को छोड़कर भी अलग सेक्टर्स में ट्रेड होने लगा, और ये एक बहुत ही अच्छा मौका था। इसी बीच कई सारी चीजों को लेकर खबरें निकल कर आई। भारत के द्वारा फर्टिलाइजर्स भी खरीदे गए। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी रशिया भारत को काफी बड़ा सहयोग करता है, तो भारत के द्वारा भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अपने स्किल्ड वर्कर्स हो या फिर इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह हो, ये सारी कुछ चीजें रशिया को एक्सपोर्ट की जाती है। लेकिन अब खबर निकलकर ये आ रही है कि भारत और रशिया के बीच में स्टील को लेकर भी एक नया समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत और रशिया का जो ट्रेड है ये न केवल और ज्यादा बढ़ेगा, बल्कि इसके चलते भारत और रशिया के बीच की जो संबंध है ये भी और ज्यादा सुधरेंगे। देखिए, अभी तक की अगर बात की जाए तो इस तरह के स्टील को लेकर भारत चाइना के ऊपर खासा निर्भर था, और ये कोई ऐसा वैसा स्टील नहीं है, बल्कि ये वो स्टील है जिससे कि बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जाते हैं। बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए जो आपको सिस्टम चाहिए वो बिछाया जाता है। इसी से नई नई फैक्ट्रीज तैयार की जाती है। साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में भी इसी तरह के स्टील की आवश्यकता होती है। थोड़ा मैं आपको इस स्पेशल स्टील के बारे में बता दूं कि ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील। इससे भारी ब्रिजेस, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स और कुल मिलाकर लो वेट और ज्यादा स्ट्रेंथ वाली चीजें बनाई जाती है। इसके अलावा अगर वीथरिंग स्टील की बात की जाए तो ये भी ब्रिजेस बनाने के काम आते हैं, जिसमें कोरोजन नहीं होता। इसके अलावा मारागिंग स्टील है, जो कि डिफेंस के क्षेत्र में काम आता है, जिससे एरोस्पेस और मिसाइल्स वगैरह बनती है। आर्मर स्टील, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि बख्तरबंद वाहन वगैरह और जितने भी सैन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल वगैरह, इन सभी का निर्माण किया जाता है। साथ ही स्टेनलेस स्टील, जो कि इंडस्ट्री में, केमिकल प्लांट्स में और बाकी के कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह को तैयार करने में होता है। इसके अलावा टूल स्टील है, ये भी नाम से स्पष्ट है। इससे टूल्स बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, खासकर इंडस्ट्री की मशीन्स और उनकी कटिंग वगैरह के लिए जो टूल्स बनाए जाते हैं वो इसी स्टील के इस्तेमाल से बनते हैं।
अब इसी को लेकर बताया जा रहा है कि भारत और रशिया के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ है, जिससे भारत रशिया के कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसमें ये विशेष प्रकार का स्टील तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ कोकिंग कोल की सप्लाई हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो और लो कार्बन टेक्नोलॉजी हो, इन सभी के ऊपर चर्चाएं की गई और सारी संभावनाओं की यहाँ पर तलाश की गई। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज रिमाइंड करा दूं, जो क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, इसको लेकर पास्ट में मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि देखिए क्रिटिकल मिनरल्स की कोई कमी भारत के अंदर नहीं है, भारत के अंदर ढेरों पाया गया है और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो भारत की जमीनों में ढेरों क्रिटिकल मिनरल्स और भी पाए जाएंगे। लेकिन समस्या आ जाती है इनके रिफाइनमेंट को लेकर प्रॉपर ना तो इकोसिस्टम भारत के पास है और ना ही प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। इसके लिए भी हमें चाइना के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि रशिया के पास इसकी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वहां पर भी एक समस्या है। रशिया के पास जो क्रिटिकल मिनरल्स को रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी है वो केवल लैब तक ही सीमित है। उसे ये लोग कमर्शियल स्टेज तक लेकर जाएं, इसके लिए काफी समय भी लग सकता है और साथ ही भारी इन्वेस्टमेंट लग सकता है। एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार करना होगा, जो कि रशिया के बस में इस समय नहीं है। तो यहाँ पर प्लानिंग ये चल रही थी कि क्यों ना भारत अपने इन्वेस्टमेंट से, अपने इकोसिस्टम से रशिया को हेल्प करे और रशिया की वो टेक्नोलॉजी जो कि अभी तक केवल लैब तक सीमित है, क्रिटिकल मिनरल्स को रिफाइन करने की, उसे कमर्शियलाइज किया जाए। यानी टेक्नोलॉजी उसकी, पैसा और बाकी के सिस्टम्स हमारे। इसके लिए भारत सरकार ने स्पेशली भारत की कई सारी कंपनीज के साथ एक मीटिंग की थी और मीटिंग में इस बात की अपील की थी कि आप रशिया की अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ जाइए, उनसे बातचीत शुरू कीजिए, नेगोशिएशन कीजिए और इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के प्रयास शुरू कीजिए। तो ये उसी संदर्भ से जुड़ी हुई खबर है। अगर ये टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है, इसको लेकर एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है, तो भारत के साथ साथ रशिया की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। अमेरिका और चाइना जैसे देशों की निर्भरता न के बराबर फिर रह जाएगी दोनों ही देशों के लिए। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में अगर सहयोग दोनों देशों के बीच में आगे बढ़ता है तो ये भारत की इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। भारत की डिपेंडेंसी बाकी के देशों से हटेगी, हमें लो कॉस्ट पर अच्छा रॉ मटेरियल यहाँ से मिल पाएगा। साथ ही भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड की संभावनाएं हैं वो भी बढ़ेंगी। ऐसा करके हम भी अमेरिका का एक विकल्प तैयार कर लेते हैं रशिया के तौर पर, और रशिया भी चाइना का एक विकल्प भारत के तौर पर तैयार कर लेता है। तो म्यूचुअली भी दोनों ही देशों को काफी एडवांटेजेस होने जा रहे हैं इस डील से। तो अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।